Hello students, in today's lecture we will proceed with the next topic of chapter 15, that is earthquakes. We can say that it is a second natural phenomena which we are going to study in this chapter. Okay, now what is earthquake? Then we can say that an earthquake is a sudden shaking of earth which lasts for a very short time. ठीक है. We can say that earthquake is a sudden shaking of the earth which lasts for a very short time. एकदम short time में ये shaking जो होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. और shaking of earth in the sense हम कह सकते हैं कि earth यानी कि यहाँ पे हम जमीन की बात कर रहे हैं. ठीक है, होल अर्थ स्फेयर की बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, वो तो ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि मूविंग ऑब्जेक्ट है, सन के सराउंडिंग वो घूमता रहता है. ठीक है, दैट इज द वी कैन से दैट रिवोल्यूशन करता है सन के सराउंडिंग. बट शेकिंग ऑफ अर्थ इन द सेंस कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लैंड की बात कर रहे हैं, उसका शेकिंग होगा, दैट विल बी टर्म्ड एज अ अर्थक्वेक. उसको हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं. अब ये जो अर्थक्वेक है, ठीक है, वो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से काफी डिजास्टरस होता है. ठीक है, डिजास्टरस इन द सेंस वी कैन से दैट कि वो काफी सारी चीजें क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है. ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स लैंड हिलेगा तो लैंड के ऊपर जो भी हमारा स्ट्रक्चर होगा, हमारे जो भी मॉन्यूमेंट्स होंगे, जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन होगा, वो सारी चीजें क्या हो जाएगी, गिर जाएगी. तो इस तरीके से ये काफी डिजास्टरस होता है. इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि काफी सारे लोग भी इसके नीचे हम कह सकते हैं कि दब के मर भी जाते हैं. ठीक है, तो ये भी एक हम कह सकते हैं कि अर्थक्वेक का डिजास्टरस फॉर्म हम ऑब्जर्व करते हैं. अगर हम इंडिया की बात करें तो अलग अलग सालों में इंडिया में 3 अर्थक्वेक ऑब्जर्व किए गए थे. ठीक है, 2001 में, 2005 में एंड 2006 में. 2001 में जो अर्थक्वेक ऑब्जर्व किया गया था वो यहाँ पे गुजरात पे हम कह सकते हैं कि ओरिजिन उसका गुजरात में था. ठीक है, भरूच में था. और वो काफी डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक था, काफी सारी चीजें उसने डिस्ट्रॉय की थी. ठीक है, हम कह सकते हैं कि सेंटर भरूच में था लेकिन उसका इफेक्ट ऑलमोस्ट पूरे गुजरात में देखने को मिला था. ठीक है, 26 जनवरी 2001 पे गुजरात में ये अर्थक्वेक जो है वो सेंस किया गया था. ठीक है, और वो काफी हम कह सकते हैं कि काफी सारा डिस्ट्रक्शन उसने किया था. ठीक है, काफी समय तक हम क्या टाइम लगा था उससे बाहर आने में. ठीक है, तो ये जो अर्थक्वेक है, ठीक है, वो कैसे होता है ये समझने के लिए हमें अर्थ का स्ट्रक्चर समझना जरूरी है. पहले आप ये फटाफट लिख दो. ठीक है, फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पे प्रोसीड करते हैं. Okay, now let us have a structure of earth.
अब अर्थ का अगर हम स्ट्रक्चर देखने जाए तो वो 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। एक रहता है अर्थ का कोर पार्ट, दूसरा जो कि सेंट्रल पार्ट या बीच वाला पार्ट होता है विच इज नोन एज मेंटल, उसको मेंटल कहते हैं। एंड थर्ड पार्ट ऑन विच वी आर लिविंग दैट इज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है। अब अगर हम अर्थ हमारा एक स्फीयर कंसीडर करें, ठीक है, तो कोर पार्ट जो होता है, ठीक है, वो हम कह सकते हैं कि एग्जैक्टली बीच में होता है और वो डिवाइडेड होता है, हम कह सकते हैं कि इनर कोर और आउटर कोर में। जिसमें से इनर कोर जो होता है वो एकदम हम कह सकते हैं कि सॉलिड फॉर्म में होता है और आउटर कोर जो होता है वो थोड़ा सा मोल्टन स्टेट में होता है। मोल्टन स्टेट इन द सेंस कि कैसा स्टेट की जिसमें हम कहेंगे कि मोल्टन स्टेट में हम कह सकते हैं कि ना वो पूरा लिक्विड होगा ना ही वो पूरा हम कह सकते हैं कि सॉलिड होगा। ठीक है, वो मोल्टन स्टेट होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि फ्लूइड काइंड ऑफ स्टेट होगा। ठीक है, जैसे कि हम कंसीडर करें कि हमारा बहुत ही डो हम कंसीडर करें, ठीक है, फिर टूथपेस्ट हम कंसीडर करें तो वो जैसे कि ना लिक्विड होता है ना ही वो सॉलिड होता है, वो वैसे जो फिजिकल स्टेट होंगे दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ मोल्टन स्टेट। तो इनर कोर जो होता है वो सॉलिड होता है और आउटर कोर जो होता है वो मोल्टन स्टेट में होता है। उसके बाद आता है सेंट्रल पार्ट, वी कैन से दैट दैट इज द मेंटल ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये मेंटल होगा। मेंटल में भी हम कह सकते हैं कि सारा हम कह सकते हैं कि स्टेट जो होता है वो ऑलमोस्ट रॉकी सब्सटेंसेस होते हैं वहां पे, और कुछ रॉक्स जो होंगे वो मोल्टन फॉर्म में होंगे। ठीक है, अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स वगैरह भी हमें यहाँ मेंटल में से मिल सकते हैं। ठीक है, जो भी हमें एलिमेंट्स मिलते हैं, आयरन है, एल्यूमिनियम है वगैरह वगैरह, तो वो उनके ऑक्साइड्स के फॉर्म में या ओर्स के फॉर्म में हमें मेंटल में से मिल सकते हैं। ठीक है, और मेंटल जो होगा वो किस तरीके का होगा, हम कह सकते हैं कि फ्लूइड स्टेट में होगा, यानी कि ना ही कंप्लीटली वो सॉलिड होगा और ना ही कंप्लीटली वो हम कह सकते हैं कि लिक्विड स्टेट में होगा। ठीक है, तो दैट इज द मेंटल। अब मेंटल में क्या होगा कि कोर जो होता है उसमें टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई होता है। अब ये हायर टेम्परेचर जो होगा वो इस मेंटल पे भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। ठीक है, और मेंटल पे भी वो प्रेशर जनरेट करेगा। अल्टीमेटली हीट जो होगा वो हीट क्या करेगा, प्रेशर भी जनरेट करेगा। जितना टेम्परेचर बढ़ता है कॉरस्पॉन्डिंगली प्रेशर भी क्या होता है, बढ़ता है चीजों का। ठीक है, तो यहाँ पे मेंटल पे इस हायर प्रेशर की वजह से अलग अलग हम कह सकते हैं कि कन्वेक्शन करंट्स जनरेट होते हैं। ठीक है, जो कि मोमेंट जनरेट करते हैं। ग्रेजुअली हम अर्थक्वेक क्यों होता है उसके ऊपर स्विच हो रहा है। ठीक है, तो ये जो कोर पार्ट है वो ज्यादा टेम्परेचर वाला होता है, जिसका हीट जो है वो मेंटल को क्या करता है, अफेक्ट करता है, और उनमें क्या होता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली कन्वेक्शन करंट जो होता है वो जनरेट होता है। ठीक है, अब मेंटल के बाहर क्या होता है, क्रस्ट। ठीक है, ये जो हमारा आउटर पार्ट होगा दैट विल बी वी कैन से दैट क्रस्ट, कि जिस पे ऊपर हम सारा हमारा कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम सर्वाइव करते हैं। अब क्रस्ट जो है, ठीक है, वो हम कह सकते हैं कि अलग अलग छोटे छोटे ह्यूज रॉक में डिवाइडेड है। ठीक है, वी कैन से दैट क्रस्ट इज made of huge parts of rock that each part is called plate। हर एक पार्ट को क्या कहा जाता है, प्लेट कहा जाता है। और ये जो प्लेट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होगा हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एंड दूसरे होंगे हमारे ओशनिक प्लेट्स। ठीक है, सीधी सी बात है, कॉन्टिनेंट्स जहां पे होंगे दैट प्लेट्स विल बी नोन एज कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, और ओशन जहां पे होंगे दैट प्लेट्स विल बी नोन एज ओशनिक प्लेट्स। ठीक है, अब क्या होगा
कि जब मेंटल में हायर प्रेशर जनरेट होगा और उसकी वजह से ग्रेजुअली हम कह सकते हैं कि उसके अंदर ये कन्वेक्शन करंट स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगे या जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, वो करंट अफेक्ट करेंगे क्रस्ट को। और इस वजह से ये जो क्रस्ट के प्लेट्स है, इन प्लेट्स के बीच में क्या होना शुरू हो जाएगा, मोमेंट्स होना शुरू हो जाएगा। और ये जब प्लेट्स हिलते हैं, इतने हम कह सकते हैं कि किलोमीटर्स के किलोमीटर्स ट्रैवल नहीं करते, वो बहुत ही स्लोली हिलते हैं, लेकिन उनका थोड़ा बहुत भी हिलना हमारे ऊपर बहुत क्या हो क्रिएट करता है, डिवास्टेटिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि अर्थक्वेक जो है वो क्या होता है, जनरेट होता है। ठीक है, तो दिस इज लाइक वी कैन से दैट अर्थक्वेक फॉर्म्स। ठीक है, अभी भी हम उसमें डिटेल में जा ही रहे कि व्हाई डू अर्थक्वेक अकर, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक तो है ही। ठीक है, लेकिन ये ऊपर ऊपर से मैंने आपको बताया कि कोर जो हायर टेम्परेचर होता है, ठीक है, उसकी वजह से मेंटल के अंदर प्रेशर बढ़ता है और उसमें कन्वेक्शन करंट जनरेट होता है, और इसकी वजह से क्रस्ट के जो प्लेट्स है वो क्या होते हैं, उनमें मोमेंट होना शुरू हो जाते हैं, और ये मोमेंट जो होते हैं वो अर्थक्वेक के फॉर्म में हमें फेस करने होते हैं। ठीक है, अब अगर ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में है, ठीक है, तो वो हमारे लैंड एरिया पे अफेक्ट करता है, और ओशनिक प्लेट्स में अगर ये मूवमेंट होंगे तो वो ओशन में अर्थक्वेक जनरेट होगा, कि जिसकी वजह से सुनामी जनरेट होता है। ठीक है, सुनामी आपने सुना होगा या ऑब्जर्व किया होगा कहीं पे भी, न्यूज़ में या नेट पे या कहीं पे भी। ठीक है, कि जिसमें बहुत ही हम कह सकते हैं कि ऊपर तक के बहुत ही ज़्यादा हाइट वाले टाइड्स उसमें जनरेट होते हैं। ठीक है, और वो ग्रेजुअली लैंड एरिया की तरफ आगे बढ़ते हैं, कि जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो सिटी होगा उसमें फ्लड की पॉसिबिलिटीज बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, और हैवी फ्लडेड रीजन में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो डिटेल में हम देखते हैं कि हाउ अर्थक्वेक अकर्स। ठीक है, पहले ये आप लिख दो। ठीक है, हाँ, फिगर आपको नोट्स में दिया हुआ है, वो नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाई डू अर्थक्वेक्स अकर। अर्थक्वेक क्यों होते हैं, तो देखो इसकी वजह से यहाँ पे प्लेट के दो अलग अलग तरीके के मोमेंट्स रिस्पॉन्सिबल है। आप लोग पेज नंबर 7 पे जाओगे आपके नोट्स के, तो आपको प्लेट के मोमेंट के फिगर्स नजर आएंगे। ठीक है, ये दो प्लेट्स किस तरीके से मूवमेंट करते हैं, उस हिसाब से अर्थक्वेक का हम कह सकते हैं कि फॉर्म डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, वी कैन से दैट व्हेन मूविंग प्लेट्स slide past one another, and second kind of movement of the plates is like this, when plates collide with one another। ये दो तरीके के प्लेट्स के जब मूवमेंट होते हैं
तब अर्थक्वेक जो है वो जनरेट होता है। ठीक है, जो हमने आगे बात की कि हमारा क्रस्ट जो है वो पूरा एक सिंगल रॉक नहीं है। ठीक है, वो अलग अलग ह्यूज रॉक से बना हुआ है, और वो हर एक रॉक को हम क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं, या टेक्टोनिक प्लेट भी कह सकते हैं। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो है उनका मोमेंट जब होता है, ठीक है, उस वजह से अर्थक्वेक जनरेट होता है। अब उनका मोमेंट किस तरीके से होता है, तो एक वो स्लाइड करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे दो प्लेट्स ले रहा हूँ इस तरीके से, तो ये दोनों प्लेट्स क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स का स्लाइड होगा तो ऑफ कोर्स लैंड एरिया जो होगा उसमें वाइब्रेशंस जनरेट होंगे, और ये वाइब्रेशंस वेव्स के थ्रू सराउंडिंग प्लेट्स में भी क्या होते जाएंगे, ट्रांसमिट होते जाएंगे, और इस वजह से अर्थक्वेक से ह्यूज एरिया जो है वो अफेक्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो स्लाइडिंग होगा, ठीक है, इस वजह से लैंड एरिया हिलेगा। ठीक है, तो लैंड एरिया हिलने की वजह से ऊपर का जो कंस्ट्रक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा, दे कोलाइड विद वन अनदर। जब प्लेट्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो कोलाइजन की वजह से क्या हो जाता है, हम कह सकते हैं कि माउंटेन जनरेट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम मोमेंट को समझ सकते हैं कि दो प्लेट्स है, दो प्लेट्स जब ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं और उनके बीच में कोलाइजन होगा तो क्या हो जाएगा, पूरा हम कह सकते हैं कि माउंटेन जनरेट हो जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि कई सारे जो हमारे सराउंडिंग माउंटेन्स हैं, ठीक है, वो इस वजह से बने गए हैं कि जब देयर वाज नो लाइफ ऑन द अर्थ, उस टाइम पे काफी सारे ये वॉल्केनिक इरप्शंस, हायर टेम्परेचर और अर्थक्वेक्स हुए हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर, और इस वजह से ये सारे माउंटेन्स वगैरह जो है वो जनरेट हुए हैं। ठीक है, तो दो तरीके के प्लेट्स के मोमेंट मेजरली होते हैं कि दे स्लाइड एंड दे कोलाइड। एक और होता है कि दे सेपरेट। ठीक है, एक दूसरे से दूर भी चले जाते हैं लैंड एरियाज जो है। ठीक है, तब भी क्या होता है, अर्थक्वेक जनरेट होता है। तो दिस आर द वेज बाय विच वी कैन से दैट अर्थक्वेक अकर्स। ठीक है, अगेन फिगर की जरूरत नहीं है, बस ये लिख दो। ओके, नाउ अब हम अर्थक्वेक के रिगार्डिंग कुछ टर्म्स इधर ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारे समझने जरूरी है, जिसमें से फर्स्ट टर्म है सेस्मिक जोन। सेस्मिक जोन है ना, हाँ, अब सेस्मिक जोन इन द सेंस क्या, तो हम कह सकते हैं कि द वीक जोन ऑफ अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड सेस्मिक जोन्स। ओके, वीक जोन जो होते हैं, ठीक है, खास करके वीक, ये डेफिनेशन यहाँ पे थोड़ी सी हमें प्रेफरेबल नहीं लगती है। तो वीक जोन इन द सेंस यहाँ पे क्या डिस्कशन करना चाहते हैं कि ऐसे जोन्स की जहां पे अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। ठीक है, वैसे जोन्स जो होंगे विच दैट विल बी टर्म्स एज अ वीक जोन, और वी कैन से दैट सेस्मिक जोन, और जिनको फॉल्ट जोन भी कहा जाता है, कि जहां पे रैपिडली हम कह सकते हैं कि या फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक होता रहता है। दिस जोन्स आर नोन एज अर्थक्वेक प्रोन जोन्स, या फिर सेस्मिक जोन्स, या फिर फॉल्ट जोन्स। ठीक है, इंडिया में कौन कौन से ऐसे जोन्स हैं, तो उसका लिस्ट हमें नोट्स में है। ठीक है, कि जैसे कि कश्मीर है,
वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय है, ठीक है, देन द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, देन रन ऑफ कच्छ, राजस्थान, इंडो गैंगनेटिक प्लेन। तो ये सारे जो रीजन्स है इंडिया के, वहाँ पे अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटीज जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो दैट इज द सेस्मिक जोन्स और एल्स वी कैन से दैट फॉल्ट जोन्स। ओके, देन नेक्स्ट इज द सिस्मोग्राफ। अब ये सिस्मोग्राफ जो होता है वो अर्थक्वेक को मेजर करने में हेल्प करता है। ओके, ये सिस्मोग्राफ जो है दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट is an instrument which measures magnitude of earthquake. ओके, सिस्मोग्राफ जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि अर्थक्वेक का क्या करता है, मैग्नीट्यूड मेजर करता है। ठीक है, अब सिस्मोग्राफ का आप लोगों को पीछे फिगर दिया गया है कि उसमें किस तरीके का अरेंजमेंट होता है। स्टैंड होता है, ठीक है, अगेन फिगर, एक स्टैंड होता है इस तरीके का और उसमें वायर के थ्रू एक हैवी ऑब्जेक्ट जो होता है उसको टाई अप किया जाता है और उस ऑब्जेक्ट के नीचे पेन लगा दिया जाता है। ठीक है, और नीचे बेस पे क्या किया जाता है, एक रोलिंग मैनर में ग्राफ पेपर लगा दिया जाता है। ये जो रोलर होता है, ठीक है, वो एक तरीके का ग्राफ पेपर होता है, उसके ऊपर लगा हुआ होता है। ये इस तरीके का एक ग्राफ पेपर होता है जिसके ऊपर ये यहाँ पे जो अपना पेन है, बहुत ही बढ़िया वाला पेन है, ये पेन जो है, ठीक है, वो रखा जाता है। अब क्या होगा, नीचे बेस होता है इसका, ठीक है, ये सब चीजें हवा में नहीं है, समझ लेना बेस है। अब क्या होगा कि जब भी अर्थक्वेक होगा तो ये जो हैवी मटेरियल है कि जिसका इनर्शिया ज्यादा होता है, ठीक है, इनर्शिया ज्यादा होना मतलब इन द सेंस कि उसकी मास की वजह से उसकी टेंडेंसी होती है कि वो जल्दी हिले नहीं। ठीक है, तो ये क्या होता जाएगा, जैसे जैसे अर्थक्वेक आएगा वैसे वैसे ये हिलता जाएगा और ये हिलता जाएगा, उस हिसाब से इसके ऊपर क्या होता जाएगा, ग्राफ बनता जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे इसके ऊपर क्या होता जाएगा, ग्राफ बनता जाएगा कि जिसको ऑब्जर्व करके क्या किया जाता है, अर्थक्वेक का मेजरमेंट किया जाता है। अब अर्थक्वेक का जो मेजरमेंट किया जाता है उस स्केल मेजरमेंट को कहा जाता है रिक्टर स्केल। अब ये रिक्टर स्केल मेजरमेंट जो होता है वो 1 से लेके 12 तक के नंबर्स में डिवाइडेड है। जैसे 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 रिक्टर स्केल का नंबर्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अर्थक्वेक की डेंसिटी और उसके इफेक्ट्स क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। 1.5 रिक्टर स्केल का जो अर्थक्वेक होता है वो हम क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। उससे कम मेजरमेंट वाला यानी कि उससे कम रिक्टर स्केल वाला अर्थक्वेक जो होता है वो हम सेंस कर सकते नहीं है। ठीक है, 1.5 से ऊपर, जनरली 1.5 भी सेंसिबल नहीं रहता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा हम जब हाइट पे होते हैं तो सेंसिबल होता है, अदरवाइज हम जनरली 2.5, 3.5 तक के क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। ये सारे अर्थक्वेक जो होते हैं वो उतने डिजास्टर्स होते नहीं है। ठीक है, छोटी छोटी कोई हम कह सकते हैं कि दरारें वगैरह क्रिएट हो सकती है इनकी वजह से, या ज्यादा से ज्यादा हमें सेंस हो सकता है कि भाई कुछ हुआ, समथिंग हैपन। ठीक है, लेकिन जब अर्थक्वेक हम कह सकते हैं कि 4.5 के अबव जाता है तो वो थोड़ा बहुत डिजास्टरस होता है। अगर बहुत पुराने हम कह सकते हैं कि बहुत ही कमजोर हालत में कोई बिल्डिंग्स वगैरह है तो वो गिरा भी सकता है, बीम्स वगैरह में क्रैक जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो वो 4.5 से हम कह सकते हैं कि 6-7 तक ये इफेक्ट्स रहते हैं।
अगर 7 या 7 से अबव या 7 से 8 के बीच में अर्थक्वेक है तो दैट इज डिवास्टेटिंग। वो काफी सारा हम कह सकते हैं कि लॉस जनरेट कर सकता है, काफी सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जो हमने गुजरात वाले अर्थक्वेक के बारे में डिस्कशन किया 2001 वाले में, उसका रिक्टर स्केल जो था वो ऑलमोस्ट 7.5 अराउंड था, ठीक है। इसी वजह से वो डिजास्टरस था, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है। और 8 अबव जो अर्थक्वेक्स होते हैं, ठीक है, वो तो काफी डिवास्टेटिंग होते हैं, बहुत सारी चीजों को क्या कर देंगे, वो डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत ही कम रीजन्स में सेंसिबल होते हैं या पाए जाते हैं, खास करके जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस और वो सारी चीजें होती है, वहां पे ये स्केल के अर्थक्वेक्स देखे जाते हैं। लेकिन वहां पे हम कह सकते हैं कि जनरली लाइफ पॉसिबल है नहीं, इसलिए कोई वहां पे रहता नहीं है, जाता नहीं है। या सीधी सी बात है कि पता है कि वॉल्केनिक इरप्शंस वाले एरिया है तो वहां पे जनरली कोई रहेगा नहीं, ठीक है। तो ये था अर्थक्वेक का मेजरमेंट जो कि सिस्मोग्राफ से किया जाता है, और मेजरमेंट जिसमें किया जाता है दैट इज द रिक्टर स्केल, ठीक है। तो ये हमने सारी चीजें इसके बारे में डिस्कस कर ली, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना है प्रिकॉशन अगेंस्ट अर्थक्वेक्स, कि अर्थक्वेक से हम किस तरीके से सारे प्रिकॉशंस ले सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम यहाँ पे अगेन पॉइंट्स देखते जाएंगे, जैसे हमने लाइटनिंग में किया था वैसे। तो देखो, all the houses and other buildings in seismic zone should be designed under and constructed in such a way that they can withstand major earthquake tremors. In the sense, सिस्मिक जोन्स जो होते हैं, ठीक है, वहां पे ऐसे हम कंस्ट्रक्शन किए जाने चाहिए कि जो कि अर्थक्वेक को बैर कर सके, तुरंत ही गिर ना जाए। और जो ऐसे कुछ कंट्रीज है कि जहां पे हम कह सकते हैं कि दे आर ऑन द अर्थक्वेक प्रोन जोन्स, ऐसे ही टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर है जिनमें मूवमेंट ज्यादा ही होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि इजीली फॉर्म हो सके वापस से वैसे घर बनाते हैं, ठीक है, वुडन बेसिस पे या वैसे, ठीक है, ताकि इजीली वो क्या कर सके, वापस से बिल्डअप कर सके, ज्यादा एक्सपेंस उनका घर बनाने में हो नहीं, ठीक है। तो ये खास करके ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आपने कई बार सुना होगा कि इट इज अ अर्थक्वेक प्रूफ कंस्ट्रक्शन, इन द सेंस कि उसमें ये सारी चीजें ध्यान में रखी गई होती है कि नॉर्मल अर्थक्वेक जो आए तो उसका इफेक्ट इनके ऊपर जरा सा भी हो नहीं, ठीक है। इस तरीके की वो लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। बीम्स वगैरह जो होते हैं वो या पिलर्स वगैरह जो होते हैं उनको उतने वो क्या करते हैं, डेप्थ में लेके जाते हैं, और बीम्स वगैरह भी उतने उस हिसाब से वो कंक्रीट से अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। फिर हाईली सिस्मिक एरियाज द यूज ऑफ मड एंड टिम्बर ऑफ बिल्डिंग हाउसेज इज बेटर देन यूजिंग हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जैसे हमने डिस्कस किया कि जो अर्थक्वेक प्रोन जोन्स है, कि जो ऐसे टेक्टोनिक प्लेट्स पे ही, बॉर्डर पे ही जो हम कह सकते हैं कि कंट्रीज है, तो वहां पे ये टिम्बर यानी कि वुड वगैरह से बनाए जाने चाहिए हाउसेस, ना कि ऐसे हैवी कंस्ट्रक्टिव मटेरियल से। द रीजन इज दैट कि अगर वो हैवी कंस्ट्रक्टिव मटेरियल से भी बनाएंगे पर फिर भी वहां पे डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक्स होने के चांसेस ज्यादा है, तो वो भी गिर जाएंगे। और अब ये हैवी मटेरियल जो होगा वो ह्यूमन बीइंग के ऊपर गिरेगा तो डेफिनेटली उनकी डेथ हो सकती है। लेकिन वुड या टिम्बर से बना हुए हाउसेस जो होंगे तो वो अगर उनके नीचे ह्यूमन बीइंग्स जो रह जाएंगे तो वो भी सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि बच सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर कबोर्ड्स जो है, ठीक है, शेल्फ्स जो है, तो ये सारी चीजें वॉल में अच्छे से उनको हमें क्या करके रखना चाहिए, फिक्स करके रखना चाहिए, ताकि एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक ये सारी चीजें गिर ना जाए, ठीक है, और खास करके हमारे ऊपर ना गिरे। The objects such as heavy mirrors, photo frames, wall clocks, water heaters, etc. should be mounted securely on the walls. ठीक है, ये जो कांच की चीजें हैं, टूटने वाली चीजें हैं, उनको भी हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपरली वॉल माउंटेड रखना चाहिए या सेफली रखना चाहिए, ताकि थोड़े बहुत वाइब्रेशन से वो गिरे नहीं, टूटे नहीं, ठीक है, और हमारे लिए कोई डिजास्टर्स इफेक्ट्स जनरेट ना करे। प्लेट्स, जार्स, ये सारी चीजें शेल्फ में हमें पीछे की साइड पे रखनी चाहिए, ताकि ज्यादा वाइब्रेशंस की वजह से वो गिर ना जाए, ठीक है। देन ऑल बिल्डिंग शुड हैव द फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स वर्किंग अंडर बिकॉज, ठीक है। ये फायर फाइटिंग के बारे में तो आप लोगों को मालूम है कि लास्ट ईयर हमने काफी सारी चीजें ऑब्जर्व की थी, ठीक है, कि अर्थक्वेक की वजह से शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस ज्यादा है।
ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या होगा कि फायर, कोई भी चीज़ अगर फायर कैच कर लेगी, तो अगर बिल्डिंग जो है वो फायर फाइटिंग सर्विसेज के से पूरा हम इनेबल्ड है, तो क्या कर सकते हैं, फायर वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, फायर फाइटिंग इज पॉसिबल ओवर दैट। ओके, क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से कई बार ऐसा होगा कि कम्युनिकेशन सिस्टम भी क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो फायर फाइटर्स और फायर इंजन वो सब आने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर बिल्डिंग जो है वो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट से हम कह सकते हैं कि पूरा सज्ज है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि फायर फाइटिंग कर सकते हैं, फायर फाइटिंग कर सकते हैं और उससे फायर को ओवरकम कर सकते हैं या उसको बुझा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्लासिफाइड थोड़ा सा हम प्रिकॉशंस है कि अगर हम घर पे हैं या घर के बाहर है तो क्या क्या रखना चाहिए। तो इफ वी आर एट होम व्हेन अर्थक्वेक अकर्स देन व्हाट शुड वी डू। तो पहली चीज हमें ध्यान में रखनी है कि हम कहाँ पे हैं वो हमें सेंसिबली देख लेना है, कि अगर हम ग्राउंड फ्लोर पे या ऐसी जगह पे है कि इजीली हम घर छोड़ के भाग सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि जब हम घर पे है और अर्थक्वेक फील होता है तो तुरंत ही भाग के हमें ओपन स्पेस में चले जाना है, ठीक है, यानी कि बिल्डिंग से दूर चले जाना है तुरंत ही, क्योंकि बिल्डिंग अगर गिरे तो वो हमारे ऊपर ना गिरे, ठीक है। तो ये एक सबसे पहली चीज है जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स। ओके, अब सपोज मान लो कि अगर हम ज्यादा हाइट पे है, ठीक है, कि हमारा जाना सुरक्षित नहीं है क्योंकि हम नीचे पहुंचेंगे तब तक तो पता नहीं क्या भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, ना ही हमें लिफ्ट यूज करना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो सकता है, तो हम लिफ्ट में ही फंस जाएंगे, कब निकलेंगे उसका कोई पता नहीं, ठीक है, बिल्डिंग गिरे या ना गिरे लेकिन लिफ्ट बंद ही रहेगा, ठीक है। तो मतलब कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हमें स्टेयरकेस ही यूज करना चाहिए। अगर पर उतना भी टाइम हमारे पास नहीं है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि जो हमारा हम कह सकते हैं कि बेड है या तो फिर हमारा टेबल है, उसको कॉर्नर में रख के उसके नीचे हमें बैठ जाना चाहिए, ठीक है, या वो कॉर्नर में ही है तो तुरंत उसके नीचे हमें चला जाना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, एक तो कॉर्नर जो होता है वो सपोर्टिव होता है, कोई भी बीम वगैरह जो गिरेगा वो क्या होगा, बीच का गिरेगा, ठीक है, कॉर्नर से गिरने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि उसके सपोर्ट में रहता है। दूसरी चीज, हम टेबल के नीचे है तो कोई भी चीज गिरेगी तो वो पहले टेबल के ऊपर गिरेगी, डेफिनेटली टेबल टूट सकता है, ठीक है, लेकिन वो सीधा हमारे ऊपर तो गिरेगा नहीं, तो हमारे बचने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि अगर हम घर पे है और तुरंत भाग के ओपन स्पेस पे नहीं जा सकते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, टेबल के नीचे छुप जाना चाहिए, वुडन टेबल, ठीक है, ग्लास टेबल नहीं, ठीक है, उसके नीचे हमें छुप जाना चाहिए ताकि हम हमारे बचने के चांसेस जो है उसको बढ़ा सके, ठीक है। फिर हाँ, अदरवाइज वी शुड स्टे अवे फ्रॉम द टॉल बिल्डिंग्स एंड ऑल, ठीक है। इस टाइम पे फिर हमें बिल्डिंग्स वगैरह से थोड़ी देर के लिए क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, क्योंकि बैक टू बैक अर्थक्वेक आने के भी चांसेस ज्यादा है। जैसे 2001 में अर्थक्वेक आया था, वो डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक एक ही बार आया 7.5 स्केल मेजरमेंट का, लेकिन फिर धीरे 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 हम कह सकते हैं कि बाकी के दिनों में कभी थोड़े थोड़े हल्के फुल्के हम वाइब्रेशंस फील करते थे, ठीक है। तो ये चांसेस है कि ज्यादा वाइब्रेशंस भी उस टाइम पे फील हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए हो सके वहां तक टॉल बिल्डिंग से दूर रहना चाहिए। आपको बिलीव नहीं होगा लेकिन उस टाइम पे क्या होता था कि सब इतने डर चुके थे इस चीज से कि सब लोग घर के बाहर टेंट में रहते थे, ठीक है, अलग अलग हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक मटेरियल से टेंट बनाए गए और टेंट में सब लोग रहते थे घर से, यानी कि टॉल बिल्डिंग से दूर, ठीक है, ताकि ऐसा कुछ भी आए तो तुरंत भाग के गार्डन में जा सके या वैसा कुछ समथिंग, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। देन अगर हम आउटसाइड, इफ वी आर आउटसाइड द हाउस, ठीक है, घर के बाहर है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो अगर हम कहीं पे भी मॉल्स वगैरह में है तो तुरंत ही हमें बाहर चले जाना है, लेकिन पैनिक नहीं होना है, ठीक है, नॉर्मल बिहेव करना है, हो सके उतना जल्दी हमें क्या होना है, बाहर चले जाना है और ओपन स्पेस में चले रहना है, ठीक है। अगर हम कहीं पे भी चल रहे वगैरह है तो हमें देख लेना है कि हमारे सराउंडिंग में कोई पोल या टॉल बिल्डिंग वगैरह ना हो, उस तरीके के हमें ओपन स्पेस पे रहना है, ठीक है। इन केस इफ वी आर इन व्हीकल, तो कोई भी व्हीकल पे हो, टू व्हीलर पे हो या फोर व्हीलर पे, तो उसको हमें साइड में पार्क कर देना है और व्हीकल से हमें दूर रहना है और ओपन स्पेस में चले जाना है। तो कुल मिला के कहीं पे भी अगर हम बाहर है तो हमें अपने आप को क्या करना है, ओपन स्पेस पे रख देना है, ठीक है, जब तक ये सारी चीजें अच्छे से सेटल नहीं हो जाती है तब तक, ठीक है। फिर हमें लगे कि एवरीथिंग इज स्टॉप,
देन वी कैन मूव फर्दर, ठीक है, क्योंकि ये जनरली कुछ सेकेंड्स तक के वाइब्रेशंस रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब हम बाहर हैं। सो दूसरी चीज़ ये कि जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आए तो हमें हर एक चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, ठीक है। तुरंत ही पैनिक होके इधर उधर भागना हमें शुरू कर देना नहीं चाहिए। हमें ये सिचुएशन सारे मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि हम कहाँ पे है, उस हिसाब से हम क्या करें, रिएक्ट करें। दूसरी चीज़ कि इस ऐसे टाइम पे कम्युनिकेशन सिस्टम जनरली वर्क करते नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए इस टाइम पे कि ऐसे टाइम पे हम जनरली रेडियो वगैरह सुनते रहे, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी स्टार्ट रहता है, चलता रहता है, तो रेडियो वगैरह हम सुनते रहे और उसमें देखते रहे कि आई मीन टू से सुनते रहे कि कोई अगर हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो हम ले, ठीक है। फिर कोई भी हेल्प के लिए अगर हम डिमांड कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें पैनिक नहीं होना है, वेट करना है, क्योंकि ऑफकोर्स गवर्नमेंट को सभी चीज़ों को मालूम है कि क्या हुआ है, पर हर एक जगह पे हेल्प पहुंचाने में भी टाइम लगता है। सो वी शुड वेट फॉर द थिंग्स, ओके। तो ये सारी चीज़ें अर्थक्वेक के टाइम पे हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। सो चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, चार्जेस के बारे में पढ़ा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस लाइक ईच अदर, ये सारी चीजें पढ़ी। लाइटनिंग के बारे में पढ़ा, क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग, ठीक है, क्लाउड टू अर्थ लाइटनिंग, शीट लाइटनिंग, फोक लाइटनिंग, ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। लाइटनिंग किस वजह से होता है, तो चार्ज के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से होता है, रैपिड स्पार्क जनरेट होता है, ट्रेमेंडस अमाउंट में एनर्जी जनरेट होता है, ये हमने ऑब्जर्व किया। और हमने अर्थक्वेक के बारे में भी ऑब्जर्व किया कि टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स की वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक जनरेट होता है। दोनों के हमने अलग अलग तरीके के प्रिवेंटिव मेजर्स भी देखे, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ये 15 चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आगे हम कोई और चैप्टर पे स्विच होंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर, सी यू सून।